हेलो टीम। आपको पता है 90% लोगों को नहीं पता कि एक स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करते हैं खरीदने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपके बेसिक्स क्लियर कर दूंगा स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल्स के रिगार्डिंग, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि शेयर को पिक करना है किसको नहीं। तो टीम, मैंने ये टिकर ओपन कर लिया है। टिकर एक सर्च इंजन है जिसमें हम स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को जान सकते हैं। ये अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप ये चीज़ उससे भी जान सकते हैं। जैसे मैं पर्सनली टिकर से स्टडी करना प्रेफर करता हूँ, तो इसलिए मैं टिकर ओपन कर लिया। अब मैं एक शेयर शॉर्टलिस्ट कर देता हूँ जिससे मैं आपको फंडामेंटल्स के बेसिक क्लियर कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने एक शेयर ओपन कर लिया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ये एक फाइनेंस सेक्टर का शेयर है जिसका अभी करंट प्राइस अगर मैं बताऊं तो 3471 चल रहा है। तो इस पे अब हम फंडामेंटल्स, कंपनी के एसेंशियल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट कैप के बारे में। अगर हमें किसी कंपनी को खरीदना है तो मार्केट कैप उसकी वैल्यू बताता है कि कंपनी कितने की है। इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय शेयर प्राइस, इससे हमारी मार्केट कैप निकल आती है। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं। अब ये एडवांसेस की बात कर लेते हैं। एडवांसेस होता है कि कंपनी ने कितना उधार दिया हुआ है, जो कि कुछ एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम पे कंपनी को वापस मिल जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पीई की। पीई डिस्कस करने से पहले हमें ईपीएस डिस्कस करना पड़ेगा। ईपीएस क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। हमें एक शेयर में कितनी अर्निंग हो रही है, तो इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? टोटल नंबर ऑफ जो प्रॉफिट्स होते हैं डिवाइड बाय कंपनी का शेयर प्राइस, उससे हमारा अर्निंग पर शेयर निकल आता है। अब बात करते हैं पीई की। पीई होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब जो करंट प्राइस चल रहा है डिवाइड बाय एपीएस, इससे हमारा पीई निकल आता है। ये अभी फाइनेंस सेक्टर का ये शेयर है, तो पीई होना चाहिए 25 to 30, वो डिसेंट रहता है। ये अभी ऑल टाइम हाई पे है, तो इसलिए इसका पीई काफी ज्यादा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पीबी की। अगेन पीबी डिस्कस करने के लिए हमें पहले बुक वैल्यू डिस्कस करना पड़ेगा। बुक वैल्यू होता है अगर आज कंपनी बिके तो तुम्हें पर शेयर कितने पैसे मिलेंगे। अगर कंपनी बिकती है तुम्हें ये अमाउंट नहीं, पर शेयर ये अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारी बुक वैल्यू है, कागजों में कितनी वैल्यू है इस शेयर की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पीवी रेशो की। पीवी रेशो हो गया प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, तो ये जितना ज्यादा हो उतना ही बेस्ट है। और अब बात कर लेते हैं फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू ये मेरे को यूजलेस लगता है पर्सनली, क्योंकि ये स्टॉक स्प्लिट में ही काम आता है। ओके, अब बात कर लेते हैं डिविडेंड यील्ड के बारे में। डिविडेंड यील्ड क्या होता है? हर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कुछ परसेंटेज देती है एज अ रिवॉर्ड, उसे डिविडेंड यील्ड बोलते हैं। ये कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे भी दे सकती है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो डिविडेंड देती ही नहीं है या फिर बहुत ना के बराबर देती हैं। उनका रीजन बिल्कुल सिंपल होता है, जो भी वो प्रॉफिट कर रहे होते हैं वो सारा का सारा री इन्वेस्ट कर देते हैं अपनी खुद की कंपनी में, एसेट इंक्रीज करने में या और फर्दर इन्वेस्टमेंट में। तो इसलिए, और जो कंपनीज देती हैं डिविडेंड अच्छा खासा, उनका रीजन सिंपल होता है, या तो वो मोनोपोली होती है उनकी मार्केट में, या वो एज ऑफ नाउ कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग रिवेन्यू की। रिवेन्यू मतलब कंपनी की कितनी सेल हो रही है, ये ऑपरेटिंग रिवेन्यू बताता है। ठीक है, और यह नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट सबको पता ही है, मुनाफा। तो कंपनी के पास कितना मुनाफा हो रहा है ये नेट प्रॉफिट बताता है। प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है? कितना परसेंटेज कंपनी ने अपने खुद के पास रखा हुआ है, ये प्रमोटर होल्डिंग बताता है। अगर किसी कंपनी का 40% मिनिमम प्रमोटर्स हैं तो मतलब कंपनी बहुत अच्छी है। बैंक के केस में थोड़ा एक्सेप्शनल है, क्योंकि बैंक एक सिस्टम ड्रिवन बिजनेस है, ना कि फाउंडर ड्रिवन। तो इसमें आरबीआई की रेगुलेशंस होती हैं, तो जो कि मैक्सिमम अगर कोई बैंक रखना चाहे तो वो 26% रख सकता है। अब बात कर लेते हैं सेल्स ग्रोथ की, कि कितने परसेंट से सेल्स ग्रो हो रही है। अब बात कर लेते हैं आरओई की। आरओई होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी पे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है वो हमें आरओई बताता है। अगर कंपनी के पास डेट है, उधार है, डेट होता है उधार, अगर कंपनी के पास उधार है तो हम आरओसी देखेंगे, अगर कंपनी के पास उधार नहीं है तो हम आरओई देखेंगे। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट ग्रोथ। ये भी परसेंटेज फॉर्म में है कि कंपनी कितने परसेंट से ग्रो कर रही है। अब बात करते हैं रेशियोज के बारे में। सबसे पहले है इनकम ग्रोथ। इनकम ग्रोथ यानी कि
कितने परसेंट से सेल ग्रो हो रही है, सेल कितना कर रही है कंपनी। जो लास्ट ईयर की मैं बात करूं, अगर कंपनी ने 1 लाख रुपया सेल करा तो अब इस साल कंपनी ने 1,32,000 का सेल किया, तो 32% से सेल्स ग्रो हो रही है कंपनी की। प्रॉफिट ग्रोथ, मुनाफा हो रहा है ग्रो 29.32% से। तो अगर आप देखोगे इसमें तो ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है, 5 ईयर से 3 ईयर से 1 ईयर पे इनका जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब कंपनी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब बात करते हैं आरओई के बारे में। आरओई होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। जैसे कि मैंने आपको बताया, पिछले 1 साल में 84% इन्होंने रिटर्न दिया है इक्विटी, जो कि फिनोमिनल है। अब बात कर लेते हैं रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। इसने दिया है 110%, जो कि बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं आरओए के बारे में। आरओए होता है रिटर्न ऑन एसेट्स। ये जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा है। 51% का रिटर्न मिल रहा है एसेट्स में, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं पैग रेशो के बारे में। पैग रेशो होता है, जिसे मैंने ऊपर डिस्कस किया, पी रेशो डिवाइड बाय प्रॉफिट ग्रोथ। ठीक है, तो इससे हमारा पैग रेशो निकल आता है, जो कि 1 से 2 के बीच में अगर है तो डिसेंट है, 2 से ज़्यादा है तो वो थोड़ा ओवर वैल्यूड है। अब बात करते हैं पैट के बारे में। पैट ये होता है, जब भी कंपनी कोई सेल करती है तो उस सेल में जितने भी खर्चे होते हैं, कोई भी खर्चा, और उसमें इंटरेस्ट भी हटा दो, डेप्रिसिएशन भी हटा दो, सारे एक्सपेंसेस हटाने के बाद निकलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। अगर उसमें से अगर टैक्स भी निकाल देते हैं, जो कंपनी के इन हैंड जो कंपनी के पास बचता है उसे बोलते हैं पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि 53% है, जो इस कंपनी का बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर कंपनी 100 रुपये कमा रही है तो 100 में से 53 रुपीज़ उनकी जेब में जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ईपीएस ग्रोथ, जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ 29% से इंक्रीज हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। शेयर होल्डिंग पैटर्न कि एक कंपनी के 100% शेयर है वो कितने कितने परसेंटेज में डिवाइड हुआ है। जैसे प्रमोटर्स के पास 87% है। जैसे कि मैंने बोला, कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। जो कंपनीज मिनिमम 40% अपने पास रखती है, तो ओनरशिप जो है कंपनी के पास उतनी रहती है। इस कंपनी ने बहुत ज्यादा ओनरशिप अपने पास रखी हुई है, बहुत कम अपनी लिक्विडिटी, अपने शेयर्स डिल्यूट किए हुए हैं। डीआईए होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एफआईए होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, फॉरेन और डोमेस्टिक से नाम से ही क्लियर हो रहा है, बाहर के इन्वेस्टर और इंडिया के ही इन्वेस्टर। ठीक है, ये अगर इनके पैसा डालने या निकालने पे आपको बुल रैली या बियर रैली देखने को मिल सकती है। और पब्लिक यानी कि हम जैसे रिटेलर, नॉर्मल रिटेलर, जो हम 1 शेयर खरीदते हैं या 10 शेयर खरीदते हैं, तो नॉर्मल पब्लिक में आ जाता है। ये P&L स्टेटमेंट है। जैसे कि मैंने बताया, जो इनकम हुई, सेल्स हुई, अदर इनकम हुई जिसमें से इंटरेस्ट निकाल दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल दिया, प्रोविजन निकाल दिया, एक्सेप्शनल आइटम निकाल दिया, तो हमारा बचता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर हम टैक्स भी निकाल देते हैं तो पैट जो कि कंपनी के पास पैसा बचता है वो होता है पैट। ठीक है, जो कि अगर आप देखोगे 2021 से लेकर 25 तक ये एनुअल बेसिस पे ही ग्रो किया है। जिस कंपनी का ये ग्रो हो रहा होता है, इसका मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट के बारे में। ये कंपनी की बैलेंस शीट है। इसमें आप नॉर्मली कुछ मत देखो, आप बेसिकली सिर्फ एसेट्स देख लो कि एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। देखो, अगर आप देखोगे तो 2021 से लेकर 2025 तक एसेट्स कंपनी के कैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं। जितने कंपनी के पास एसेट्स इंक्रीज होते रहेंगे, मतलब कंपनी ग्रो करती रहेगी। तो यहाँ पे मैं अपने फंडामेंटल्स को एंड करता हूँ। इससे आप फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखे हैं। देयर इज अ लॉट मोर। नेक्स्ट वीडियो में मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि मैं और क्या इम्प्रूव करूँ अपनी वीडियोस में।